स्पेस बहुत बड़ा है, इसमें बहुत अद्भुत चीजें हैं। उनमें से सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है ब्लैक होल्स। ये वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी तेज कि कुछ भी नहीं बच सकता, लाइट भी नहीं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां स्पेस टाइम पूरी तरह से मुड़ जाता है। ये होता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल्स सुनने में साइंस फिक्शन लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल असली है। ये होते हैं यूनिवर्स के वैक्यूम क्लीनर। ये अपने पास आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं, चाहे वो गैस हो, डस्ट हो, प्लैनेट्स हो या स्टार्स हो। ब्लैक होल्स के बारे में साइंटिस्ट्स सदियों से सोचते आ रहे हैं। ये यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। इनको स्टडी करके हम ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को जान सकते हैं। ये चीजें सिर्फ तबाही के लिए नहीं है, ये गैलेक्सीज के बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को भी बदल सकते हैं। चलो, ब्लैक होल्स की इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में और भी जानते हैं। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स बनते कैसे हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत प्रक्रिया के बारे में। ज्यादातर तो ये एक बहुत बड़े स्टार के मरने पर बनते हैं। जब एक मैसिव स्टार अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ता है तो यह एक अद्वितीय और विस्मयकारी घटना होती है। सोचो, एक ऐसा स्टार जो हमारे सन से कई गुना बड़ा हो। ये स्टार्स इतने विशाल होते हैं कि उनकी तुलना में हमारा सूरज एक छोटे से बिंदु जैसा लगता है। ये बहुत तेज चमकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो इसके सेंटर में होता रहता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे इमेंस एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एक समय के बाद इस स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है। जब स्टार के कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो फ्यूजन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। फ्यूजन से जो आउटवर्ड प्रेशर बनता था वो खत्म हो जाता है। यह प्रेशर स्टार को ग्रेविटी के प्रभाव से बचाए रखता था। ग्रेविटी जीत जाती है और स्टार का कोर अपने ही अंदर कोलैप्स होने लगता है। यह कोलैप्स एक चेन रिएक्शन की तरह होता है जो बहुत ही तीव्र गति से होता है। यह कोलैप्स बहुत तेजी से होता है। कुछ ही समय में स्टार का कोर एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है। इससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यह एक्सप्लोजन इतना शक्तिशाली होता है कि यह पूरे गैलेक्सी में प्रकाश फैलाता है। स्टार के आउटर लेयर स्पेस में फैल जाते हैं। बचता क्या है? एक ऐसा कोर जो अत्यधिक डेंस होता है, एक ऐसा कोर जो इतना डेंस है कि अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स होता रहता है। यह कोर इतना घना होता है कि इसकी डेंसिटी की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह सिकुड़ता रहता है और एक बहुत ही छोटे से पॉइंट में बदल जाता है। यह पॉइंट इतना छोटा होता है कि इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी एक ऐसा स्थान है जहां पर फिजिक्स के सभी नियम विफल हो जाते हैं। और यही होता है एक ब्लैक होल का दिल। यह दिल इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने आसपास की सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। हर स्टार ब्लैक होल नहीं बनता। केवल वे स्टार्स जो बहुत मैसिव होते हैं वे ही इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। सिर्फ बहुत बड़े स्टार्स का ही ये हाल होता है। ये स्टार्स अपने जीवन के अंत में एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं। हमारा सन तो बहुत छोटा है, वह कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा। वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन के ही खत्म होगा। ये एक छोटा, ठंडा और घना स्टार होगा। लेकिन ब्लैक होल्स का होना हमें ग्रेविटी की ताकत दिखाता है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि ग्रेविटी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। ये सचमुच स्पेस टाइम को मोड़ सकता है। ब्लैक होल्स के आसपास का स्पेस टाइम इतना विकृत हो जाता है कि यह एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। यह सीमा ब्लैक होल के रहस्यों को और भी गहरा बना देती है। ब्लैक होल के चारों ओर एक अक्रीशन डिस्क होती है जिसमें गैस और धूल के कण तेजी से घूमते हैं। यह डिस्क ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार हेलो की तरह दिखती है। कुछ ब्लैक होल्स से शक्तिशाली जेट्स भी निकलते हैं जो प्रकाश की गति के करीब होते हैं। ये जेट्स लाखों किलोमीटर दूर तक फैल सकते हैं। जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो यह एक और भी विशाल ब्लैक होल बनाता है। इस प्रक्रिया में ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम पृथ्वी पर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ गैलेक्सीज के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जो लाखों या करोड़ों सूर्यों के बराबर मैस रखते हैं। ये ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें यूनिवर्स के कई रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है और इसके भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। ब्लैक होल्स वास्तव में यूनिवर्स के सबसे रहस्यमय और आकर्षक ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। इनका अध्ययन हमें यूनिवर्स की गहराइयों में झांकने का अवसर देता है। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई में स्टार्स को देखें तो सोचिए कि कहीं उनमें से कोई एक विशाल ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया में तो नहीं है। हमने सिंगुलैरिटी के बारे में बात की। सिंगुलैरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे समझ से परे है। ये वो जगह है जहां पर स्पेस और टाइम दोनों ही कोलैप्स हो जाते हैं।
यहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी चीज, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, इससे बच नहीं सकती। ये एक ब्लैक होल का दिल होता है। ब्लैक होल का सेंटर, जहां पर सारी मास कंसंट्रेट होती है, उसे ही सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है और वॉल्यूम 0 हो जाता है। ये इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट होता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारी मास कंप्रेस हो जाती है और स्पेस टाइम पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है। यह कंसेप्ट हमारे फिजिक्स के सारे नियमों को चैलेंज करता है। ऐसे किसी चीज की कल्पना करना भी मुश्किल है। हम इसे सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस और थियोरेटिकल फिजिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल रूप से इसे ऑब्जर्व करना लगभग असंभव है। ब्लैक होल का सारा मैटर इसी छोटे से पॉइंट में समा जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास आता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल उसे सिंगुलैरिटी की तरफ खींच लेती है। यह प्रोसेस इतना इंटेंस होता है कि ऑब्जेक्ट पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाता है। सिंगुलैरिटी के चारों तरफ होता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है जो ब्लैक होल को डिफाइन करती है। ये वो पॉइंट है जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, वापस नहीं आ सकता। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी नहीं होती। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेता है तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में ट्रैप्ड हो जाता है। अगर आप इवेंट होराइजन क्रॉस कर गए तो आप कभी वापस नहीं आ सकते। यहां पर ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी फोर्स इसे ओवरकम नहीं कर सकती। यहां पर ग्रेविटेशनल पुल इतना तेज होता है कि लाइट भी नहीं बच सकती। लाइट, जो यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, भी यहां से एस्केप नहीं कर सकती। यही कारण है कि ब्लैक होल्स को ब्लैक कहा जाता है। इवेंट होराइजन को आप एक ऐसा दरवाजा समझो जो सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है। ये एक वन वे गेट है जहां से एंट्री तो हो सकती है लेकिन एग्जिट नहीं। चीजें ब्लैक होल में गिर तो सकती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती। ये एक ऐसा ट्रैप है जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बाहर नहीं निकल सकता। इस वजह से ब्लैक होल्स को डायरेक्टली स्टडी करना बहुत मुश्किल है। हम उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइट को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हमें उनके बारे में जानने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स का सहारा लेना पीडीडीचता है। हम सिर्फ उनके आसपास की चीजों पर उनके इफेक्ट से उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि उनके पास के स्टार्स और गैस क्लाउड्स की मूवमेंट से हम उनके प्रेजेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। इवेंट होराइजन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये बाउंड्री हमें बताती है कि ब्लैक होल कहां से शुरू होता है और कहां तक उसका इफेक्ट होता है। ये स्पेस टाइम में एक बाउंड्री की तरह है। यहां पर स्पेस और टाइम दोनों ही पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर हमारे नोन फिजिक्स के लॉज काम करना बंद कर देते हैं। यहीं से फिजिक्स के हमारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। यहां पर हमें नए थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पीडीडीती है ताकि हम इस रीजन को समझ सकें। इसको स्टडी करके हम ग्रेविटी और यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ब्लैक होल्स हमें यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में बताते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। ब्लैक होल्स का अपने आसपास की चीजों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव सिर्फ उनके आसपास के ऑब्जेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लाइट और स्पेस टाइम को भी प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि ये अपने आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेते हैं। उनमें से एक है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें लाइट का पाथ मैसिव ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी की वजह से बेंड हो जाता है। यह इफेक्ट हमें यूनिवर्स के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। याद है ना, मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक ब्लैक होल, स्पेस टाइम को वार्प करता है तो उसके आसपास से गुजरने वाली लाइट भी बेंड हो जाती है। यह बेंडिंग हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग के रूप में दिखाई देती है। ब्लैक होल्स तो ये काम बहुत ज्यादा करते हैं। उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इस डिस्टॉर्शन की वजह से लाइट का पाथ भी बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है। इमेजिन करो कि एक बहुत दूर गैलेक्सी है जो एक ब्लैक होल के पीछे है। जब उस गैलेक्सी से आने वाली लाइट ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो उसकी ग्रेविटी की वजह से लाइट का पाथ बेंड हो जाता है। उस गैलेक्सी से आने वाली लाइट जब ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो उसका रास्ता मुड़ जाता है। ये बेंडिंग इतनी सिग्निफिकेंट होती है कि हमें उस गैलेक्सी की इमेज डिस्टॉर्टेड और मैग्नीफाइड दिखाई देती है। ये मुड़ना एक लेंस की तरह काम करता है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जेक्ट्स को बड़ा और क्लियर दिखाता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग दूर की गैलेक्सीज और स्टार्स को बड़ा और क्लियर दिखाता है। ये उस गैलेक्सी की इमेज को बड़ा और विकृत कर देता है। इस इफेक्ट की वजह से हम उन गैलेक्सीज और स्टार्स को देख पाते हैं जो हमें नॉर्मल कंडीशंस में दिखाई नहीं देते। एस्ट्रोनॉमर्स इस फिनोमेनन का यूज करके उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो हमसे बहुत दूर है।
ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से हम यूनिवर्स के उन हिस्सों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हमारे टेलीस्कोप्स की रीच से बाहर हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक नेचुरल टेलीस्कोप की तरह काम करता है। ये हमें यूनिवर्स के दूर दराज के हिस्सों की डिटेल्ड इमेजेस प्रोवाइड करता है। इसकी मदद से हम उन चीजों को भी देख पाते हैं जो हमें बिना इसके दिखाई नहीं देती। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हमें यूनिवर्स के कई हिडन सीक्रेट्स का पता चलता है। ये इफेक्ट सिर्फ ब्लैक होल्स तक सीमित नहीं है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गैलेक्सीज और स्टार्स भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग कर सकते हैं। कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल लेंसिंग कर सकता है। जब भी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को वार्प करता है तो उसके आसपास से गुजरने वाली लाइट का पैथ बेंड हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल्स अपनी तेज ग्रेविटी की वजह से सबसे ज्यादा ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं। उनकी ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि वो लाइट को बहुत ज्यादा बेंड कर देते हैं, जिससे हमें बहुत ही अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग इमेजेस देखने को मिलती है। ये आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी को सही साबित करता है। आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वार्प करेंगे और लाइट का पैथ बेंड हो जाएगा। ये हमें बताता है कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग इस बात का प्रूफ है कि आइंस्टाइन की थ्योरी सही थी और यूनिवर्स में ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है।